नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में निजी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। सीएम धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी रहे मौजूद। छात्र छात्राओं को बांटी डिग्री। हरिद्वार जमीन घोटाले में बड़ी कार्रवाई। 2 आईएएस और एक पीसीएस ऑफिसर समेत कुल 12 सस्पेंड। मामले में डीएम, एसडीएम और पूर्व नगर आयुक्त पर भी गिरी गाज। प्रशासकों के कार्यकाल के संबंध में अभी तक जारी नहीं हुआ कोई अध्यादेश। बन सकती है संवैधानिक संकट की स्थिति। कांग्रेस ने साधा निशाना। चुनाव से भाग रही सरकार। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उपाध्यक्ष का रुड़की दौरा। जलभराव क्षेत्रों का किया स्थलीय निरीक्षण। अधिकारियों को दिए निर्देश। और केदारनाथ में लगातार बारिश और बर्फबारी। तापमान में आई गिरावट। पर्यटक और श्रद्धालु जमकर उठा रहे लुत्फ। हरिद्वार जमीन घोटाले में धामी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में 2 आईएएस और एक पीसीएस ऑफिसर समेत कुल 12 लोगों को सस्पेंड किया गया है। मामले में डीएम, एसडीएम और पूर्व नगर आयुक्त पर भी गाज गिरी है। अब विजिलेंस जमीन घोटाले की जांच करेगी। मामला 15 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में खरीदने का है, जिसमें हरिद्वार नगर निगम ने एक अनुपयुक्त और बेकार भूमि को बहुत ज्यादा दामों पर खरीदा। न तो भूमि की कोई तात्कालिक आवश्यकता थी और न ही खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती गई। शासन के नियमों को दरकिनार कर यह घोटाला अंजाम दिया गया। 5 करोड़ की जमीन 54 करोड़ में खरीदी। जांच के बाद रिपोर्ट मिलते ही बड़ी कार्रवाई करते हुए हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह, पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी और एसडीएम अजय वीर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता बिष्ट, कानूनगो राजेश कुमार, तहसील प्रशासनिक अधिकारी कमल दास और वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक विक्की को भी निलंबित किया गया है। उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता में बैठी सरकार ने अपने ही सिस्टम में बैठे शीर्ष अधिकारियों पर सीधा और कड़ा प्रहार किया है। हरिद्वार के डीएम, नगर निगम आयुक्त सहित कई अधिकारी कथित भूमि घोटाले में निलंबित हो गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। हम इसे जमीनी स्तर से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जैसे ही हरिद्वार भूमि घोटाला उनके संज्ञान में आया, तत्काल कार्रवाई की गई। अवैध जमीन के कारोबार में शामिल लोगों के खाते फ्रीज कर दिए गए। जांच रिपोर्ट की समीक्षा के बाद तत्कालीन नगर आयुक्त, जिलाधिकारी और प्रशासक समेत 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। पूरे मामले को अब पूरी तरह से जांच के लिए सतर्कता को सौंप दिया गया है। हमारी नीति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की है। किसी भी कीमत पर देवभूमि में भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए लगातार काम कर रही है और हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 100 से भी ज्यादा नकल के मामले में फैले भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करके जड़ से समाप्त किया और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। इसके अलावा भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में भी 200 से अधिक लोगों को अभी तक 1064 जो हमारा टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर पर शिकायत मिलने पर गिरफ्तार किया गया। नगर के सीमांत खटीमा से है। यहां पर आज तहसील दिवस के मौके पर जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने खटीमा विकासखंड सभागार में एक कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान लगभग 100 लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए, जिनमें से कुछ समस्याओं का समाधान त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला अधिकारी द्वारा मौके पर ही कर दिया गया। कुछ समस्याओं को लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया। खटीमा
अपना पूरे मॉनिटरिंग करेंगे। उनको पूरा नोडल अधिकारी बनाते हुए यहाँ पे कई जो छोटी मोटी शिकायतें थी उन पर मुझे लगता है कल परसों तक पूरा हमारे 1 हफ्ते में सारे विजिट्स हो जाएंगे। कोशिश ये की जा रही कुछ शिकायतें शासन से संदर्भित हैं, उनको हम लोग वहाँ से टिकट करेंगे। बट हम लोग जब भी देखते हैं, जब भी हम लोग यहाँ देखते हैं कि कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिनको मौके पर ही निस्तारण कराया जा सकता है। इसके लिए पूरा जनता हम लोगों ने पूरा बजट स्पेसिफिकली इरिगेशन के लिए जो आपके नालों का है पूरा खटीमा के लिए लगभग 2.5 करोड़ का बजट यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। तो इसमें वर्षा काल में ताकि कोई दिक्कत ना हो, उनकी नालों की सफाई के लिए हम लोगों ने पैसा दे दिया। इसके अलावा कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी शिकायतें हैं, उनकी बजट की व्यवस्था अगर नहीं हो पा रही है तो किस पद से की जाए, उसके लिए भी शासन से पत्राचार किया जाएगा। कुछ शिकायतें पुलिस से संबंधित भी प्राप्त हुई हैं, उनका भी विस्तारण के लिए यहाँ पे सीओ साहब भी यहाँ मौजूद थे और अन्य विभागीय अधिकारी जो आज मौजूद नहीं थे, उनका भी वेतन रोकने की पूरी कार्रवाई अमल में लेकर जाएगी, उनका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने आज विधानसभा के सभागार कक्ष में 23 जून 2025 विश्व ओलंपिक दिवस के आयोजन की तैयारी के संबंध में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के सदस्यों और विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में खेल मंत्री ने ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले बच्चों के पंजीकरण, प्रदेश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को समापन समारोह में निमंत्रण देने के संबंध में निर्देश दिए। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और हमारे खेल विभाग के संग में एक संयुक्त बैठक की गई है और बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है वो 23 जून को जो हमारा ओलंपिक डे होता है उसके सेलिब्रेशन को लेकर एक तैयारी बैठक की गई है। अभी बहुत सारे बिंदु चर्चा का हिस्सा बने हैं, जिसमें प्रतियोगिताओं से लेकर किस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में 13 जनपदों में कार्यक्रम किए जाएंगे उसकी रूपरेखा की अभी चर्चा की गई है। अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है किस किस प्रकार की प्रतियोगिता कौन कौन से जनपदों में रहेंगी, कौन कौन सा गेम कौन कौन से जनपद में प्रचलित हैं, किस प्रकार से ओपन एंट्रीज रहेंगी, किस प्रकार से बच्चों का रजिस्ट्रेशन रहेगा। जब एक निर्माणाधीन रिजॉर्ट में वेल्डिंग का काम कर रहा मजदूर करंट की चपेट में आ गया। हादसा इतना गंभीर था कि मजदूर बुरी तरह से झुलस गया। उसे आनन फानन में रामनगर के रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय लाया गया। यहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या निर्माणाधीन रिजॉर्ट में सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था? क्या मजदूरों को सही उपकरण और सुरक्षा किट उपलब्ध करवाई गई थी? अभी थोड़ी देर पहले रामदत्त जोशी हॉस्पिटल में करंट का मामला आया है, जिसमें एक पेशेंट का नाम है, जिसका नाम वसीम है, उम्र 30 साल बताते हैं कि ये दुकान पे वहां पर ये काम कर रहा था, तो वहीं पर ही एक रॉड लेकर जा रहा था, जो कि एक करंट वाली एक जाली थी जिस पर टच हो गई है। तो उसके सीधे हाथ में करंट लगा है, जो कि उसके उल्टे पैर में से थाई की तरफ से एक बार निकल गया है। बाकी अपने वाइटल पेशेंट के वाइटल्स वगैरह चेक किए, सारा बीपी पल्स वगैरह सही है। पेशेंट को प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया गया है। जैसे पेशेंट को तुरंत जितना भी पेशेंट की कंडीशन देखकर उसके कान में तो खून वगैरह आ रहा था, बहुत इरिटेटिंग पेशेंट था, थोड़ा सा बेहोशी की हालत में भी था, तो उसको पेशेंट को हमने तुरंत के तुरंत सुशीला तिवारी रेफर करने की कोशिश करी। लेकिन पेशेंट के परिजन को हमने समझाया भी कि सुशीला तिवारी बेस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे ले जाए, लेकिन परिजन जितना भी थे वो प्राइवेट ले जाने के लिए खुद सहमत हुए। उत्तराखंड में धामी सरकार के द्वितीय कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने पर लोहाघाट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सरकार के 3 साल बेमिसाल के लिए शुभकामनाएं दी। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय जाकर मरीजों का हालचाल जाना और उनकी समस्याओं को पूछा। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने फलों का वितरण भी किया। प्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने इस उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उनको अपने कार्यकर्ताओं की ओर से और जनता की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ कि उनके द्वितीय कार्यकाल का आज 3 वर्ष सफल पूरे हो गए हैं। और अगर देखा जाए तो ये 3 साल हमारे बेमिसाल निकले हैं। इनमें बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी और धामी जी की सरकार ने जनता के लिए किया है। यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के
आज 3 वर्ष सफल होने के उपलक्ष्य पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में मरीजों के साथ उनको फल वितरण किया है और हमारे सभी पूरे ज़िले में कार्यकर्ता कहीं न कहीं हर मंडलों में कोई स्वच्छता का कार्य, कोई या मरीजों के साथ वहाँ पे फल वितरण या उनकी जो भी समस्याएं हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा खड़ा है। 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम है। इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी के जो कार्यकाल रहा वो बहुत अच्छा रहा है। जैसे धर्मांतर कानून है, यूसीसी है, ऐसे ही बहुत से जो बना रखे नकल विरोधी है, ये कानून बना रखे, इससे बेरोजगारों के लिए बहुत फायदा हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसा कार्य। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के रामनगर तराई पश्चिमी क्षेत्र के फाटो पर्यटन जोन में अवैध रूप से जिप्सी के प्रवेश को लेकर एक बार फिर से बड़ा विवाद हो गया है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब वन विभाग ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए तराई पश्चिम के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर कोई जिप्सी बिना परमिट और अवैध तरीके से पर्यटन क्षेत्र में प्रवेश करती है और यदि इसमें विभागीय कर्मचारियों की संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गलत तरीके से जा रही है, अगर कोई इस तरीके का मामला संज्ञान में आता तो जरूर उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये इसको अगर ये कोई इस तरीके का स्पेसिफिक मामला अगर कोई होगा ना, संज्ञान में आएगा तो जरूर उस पर कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी कुछ भी करता रहेगा और कोई वो नहीं होगा, इसको देखना है जरूर। देहरादून पुलिस ने एक गंभीर सड़क दुर्घटना के मामले में गैर इरादतन हत्या के आरोपी विक्रांत कुमार को गिरफ्तार किया है। विक्रांत ने अपनी कार को लापरवाही और खतरनाक तरीके से चलाते हुए कई राहगीरों और स्कूली छात्राओं को चोटिल कर दिया था। इसमें एक 16 वर्षीय युवती अनुष्का रावत की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। प्रदेश के कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम को एकीकृत करने को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही है। दोनों निगमों के एकीकरण को लेकर सरकार के विरोध प्रदर्शन का उसे सामना भी करना पड़ रहा है। अब एक बार फिर दोनों निगमों के एकीकरण को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है। हम सभी से सहयोग की अपील करते हैं। कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के जो हमारे निगम हैं, इनको मर्ज करने का पहले से हमारा लक्ष्य था और ये मर्ज हम निश्चित रूप में आगे करेंगे। हम ये चाहते हैं सभी इसमें अपना सहयोग दें। इसके बाद जो है एक टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है सशक्त रूप से उभरेगा, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं, बहुत से लोग जो कुमाऊं मंडल के पास आते हैं और वो कहते हैं साहब हमको बद्रीनाथ जाना है, तो वो बताते हैं कि साहब आपकी हम मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि बद्रीनाथ हमारे कुमाऊं मंडल के नीचे नहीं आता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि एक टूरिज्म का एक डिपार्टमेंट हो, मजबूत डिपार्टमेंट हो, तो हम लोगों की सेवा अच्छी तरह से कर पाएंगे। राज्य में ग्राम पंचायतों का कार्यभार देख रहे प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। प्रशासकों के कार्यकाल के संबंध में अभी तक कोई अध्यादेश जारी नहीं होने के कारण संवैधानिक संकट की स्थिति बन गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस पंचायत चुनाव न कराए जाने को लेकर सरकार पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि सरकार बार बार पंचायत चुनाव से भाग रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का बस चले तो प्रदेश में या देश में एक भी चुनाव न करे, क्योंकि भाजपा सिर्फ और सिर्फ अपना राज चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के द्वारा संविधान में जो एक्ट है उसका भी सम्मान नहीं किया जा रहा है। बार बार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। हम तो शुरू से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव कराने से डर रही है। चुनाव ये कराना नहीं चाहते। इनका बस चले तो पंचायत क्या, निकाय क्या, विधानसभा क्या, लोकसभा क्या, ये देश के अंदर चुनाव ही ना कराए। ये चाहते हैं केवल इनका राज रहे
और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश की ग्रामीण जनता को बिना प्रतिनिधियों के इतना लंबा समय हो गया, क्यों आप टाल रहे हैं बार बार चुनाव? क्या मुसीबत है? क्या आपका चुनाव आयोग राज्य का वो चुनाव कराने में सक्षम नहीं है? क्या पंचायती राज विभाग आपका प्रदेश का वो डिफंक्ट हो गया है? प्रदेश के अंदर ये क्या स्थिति है कि आप प्रशासक पे प्रशासक और उसका कार्यकाल बढ़ाने का काम लगातार कर रहे हैं? अब आप प्रस्ताव ले आए नया कैबिनेट में और उसके बाद आप ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि अध्यादेश ला करके उनको 1 साल तक कार्यकाल बढ़ा, मतलब कमाल है। 73वें और 74वें अमेंडमेंट का भी सम्मान आप नहीं कर रहे हो। पौड़ी में आयोजित हो रहे जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव पर कांग्रेस की जिला उपाध्यक्ष यशोदा नेगी ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए यशोदा नेगी ने आरोप लगाया कि वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष ने कंडोलिया पूजा को हाईजैक करने की कोशिश की है। इसके साथ ही उन्होंने पौड़ी में आयोजित हो रहे महोत्सव में गढ़वाल रत्न नरेंद्र सिंह नेगी और लोक गायक अनिल बिष्ट की अनदेखी का आरोप नगरपालिका अध्यक्ष पर लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की धरोहर को संभाले हुए नरेंद्र सिंह नेगी और अनिल बिष्ट को पौड़ी में हो रही इस महोत्सव से अलग थलग रखा गया, जो अपने आप में महोत्सव का सवाल खड़े करता है। इसके साथ ही उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष के पति पर नगरपालिका के कामों पर खुलकर दखल देने का आरोप लगाया। सबसे पहला मेरा ये आरोप है कि जो कंडोलिया महोत्सव, ये कंडोलिया बाबा के नाम पे जो भंडारा होता था, ये महोत्सव नाम दिया गया है, तो ये सीधे सीधे जो है आस्था के केंद्र कंडोलिया भागोल पे जो है राजनीतिकरण किया जा रहा है, तो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और नंबर 2 बात ये है कि ये महोत्सव पौड़ी के लिए हो रहा है और पौड़ी के जो व्यापारी हैं, छोटे मोटे तबके के व्यापारी हैं, स्थानीय व्यापारी हैं, और उनको इसमें साउंड सिस्टम देहरादून से बुलाया गया है। क्या ये व्यापारी जिनके पास साउंड सिस्टम है, ये इनका साउंड ठीक नहीं था या क्या नहीं था, किस कारण इनको यहाँ पर नहीं रोल करने दिया गया, देहरादून से बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। नंबर 4 बात ये है कि यहाँ पर जो हमारे गायक कलाकार हैं, इतने प्रसिद्ध गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी, अनिल बिष्ट जी, तो उनका कहीं नाम नहीं है। ठीक है, अन्य गायक कलाकारों को बुलाया गया है, बुलाना भी चाहिए, लेकिन अपने जो स्थानीय गायक कलाकार हैं, उन जिनका नाम अपने ही पौड़ी में नहीं, देश विदेशों में उनका नाम चलता है और उनको यहाँ पर नहीं बुलाया गया है, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। उत्तराखंड में 10 जून तक मानसून आने की संभावना है और ऐसे में पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी कमर कस ली है। विभाग के एचओडी राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि मानसून की तैयारी को मुकम्मल रूप दिया गया है। उन जगहों का चयन किया गया जहां पर रोड ब्लॉक रहते हैं। जेसीबी और पोकलैंड मशीन को भी डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। इस साल 1100 रास्ते ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो बंद रहते हैं। उनके लिए 338 वैकल्पिक मार्गों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। बताया कि विभागीय और कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए तैनात की जाने वाली जेसीबी की निविदा भी आमंत्रित की जा चुकी है। यूपी के जनपद एटा से खबर है, जहां पर विभागीय लापरवाही की वजह से एक कर्मी की जान खतरे में आ गई। आपको बता दें कि यहां पर थाना कोतवाली देहात के गांव नगला सेमरा से घटना सामने आई है। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही का नतीजा ये कि 11,000 वोल्ट की लाइन पर काम कर रहे लाइनमैन को करंट लग गया। दरअसल 11,000 वोल्ट की लाइन पर काम करने गए लाइनमैन को करंट लगने से वो बुरी तरह से घायल हो गया। परिजन ने बताया कि इस घटना की सूचना जेई सहित विभागीय अधिकारियों को दी गई, लेकिन अभी तक कोई भी घायल का हालचाल जानने के लिए एटा मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंचा। बिजली वाले मतलब लेवाए गए चढ़ो जोड़ियो, हाँ। जोड़वे माने मतलब ले लो काटी तो कटवाई गई और कटवाई और फिर दोबारा माने फिर जोड़ दी माने कहीं नहीं खाई तो मन जोड़ दी। कितने मतलब किससे नहीं कह पाई जो बिजली बनना थे, हाँ कहीं नहीं खाई तो। अच्छा, आपका कहना है लाइन पे काम कर रहे थे और बिना इन्हें बताए लाइन जोड़ दी? जोड़ दी। अच्छा, मुझसे जेई साहब कहते थे कि अर्जुन लाइन दिखवा लो जाके, तो मैं लाइन दिखवाने गया था। ये कहते थे कि अर्जुन लाइन दिखवा लो जाके। अच्छा, चल लाइन दिखवाने गया था। अच्छा, सेट डाल लिया था। हाँ जी, लाइन लगा दी। सेट डाल लेने के बाद लाइन लगा दी। लाइन लगा दी? हाँ। किसने लगाई, कुछ पता चला? ये रामनगर का है ऐसा। अच्छा, रामनगर का है।
मथुरा के रायपुरा जाट में दिन दहाड़े हत्या की खबर से सनसनी फैल गई। अफरा तफरी का माहौल मच गया। आपको बता दें कि लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की जानकारी देते हुए एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया कि रायपुरा जाट में कार में साथियों के साथ आए युवक ने अपने सगे भाई पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। ये एक सूचना थाने में प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिनका नाम की ओमवीर है, उनको गोली मारी गई है। इसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है और ये पता चला कि इनका सगा भाई प्रेम है जिसने इनको गोली मारी है और इनका सीएससी ले जाते समय इनको मृत घोषित किया गया है। और इसमें जो अभियुक्त हैं प्रेम, जो इसका सगा भाई है, इसको मौके से भागते हुए पकड़ा गया है और आगे विधिक कार्रवाई प्रचलित है। यूपी के जनपद बांदा से खबर है। यहां के शहरी क्षेत्र में मानव तस्कर निरोधी इकाई और विशेष किशोर पुलिस इकाई चाइल्ड हेल्पलाइन ने बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ सघन चेकिंग और जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान शहर के संकट मोचन हनुमान मंदिर, बस स्टैंड, बाबूलाल चौराहा सहित भीड़ भाड़ और सार्वजनिक जगहों पर चेकिंग की। चेकिंग के दौरान एक बच्ची भीख मांगती हुई पाई गई, जिसे टीम ने जिला अस्पताल बांदा में मेडिकल परीक्षण करवाकर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर उसके परिजन को सुपुर्द कर दिया। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।